Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve yet another problem related to financial statement with adjustment. When you will see on your left side, यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है. On right side देखिए एडजस्टमेंट अवेलेबल है. यहाँ पर ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं और नीचे आंसर दिया हुआ है. अगर लेट्स से आपको ये थोड़ा ब्लरी नजर आ रहा है तो आई हैव अगेन रिटर्न इन टेक्स्ट फॉर्मेट अपॉन हियर. तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही एडजस्टमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं. ये लेफ्ट साइड पे मैंने एक वर्ड बोला है ट्रायल बैलेंस. वो समझना है आपको. सबसे पहले इफ यू हैव 2 कॉलम्स और टोटल ऑफ बोथ कॉलम्स आर अवेलेबल, अगर 2 कॉलम्स हैं और उनके टोटल अवेलेबल हैं तो आपने समझना ये ट्रायल बैलेंस है. ये हमें इसका फायदा क्या होता है आप देखिए. ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. एसेट्स और एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड पे होंगे, लाइबिलिटीज और इनकम ये क्रेडिट साइड पे होगी. फर्ज करें कि आपको कोई कंफ्यूजन हो भी रही है तो आप उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये हल और ये शॉर्टकट ज्यादा यूजेबल है कि एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे, लाइबिलिटीज और इनकम को आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है. ओके. और लिखना क्या है, ये जो ट्रायल बैलेंस में जितनी आइटम्स अवेलेबल हैं आप नीचे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं. 2 पेजेस होते हैं. लेफ्ट साइड पे जो इनकम स्टेटमेंट है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. ऊपर डायरेक्ट साइड, नीचे इनडायरेक्ट साइड. और राइट साइड पे जो पेज है इसमें बैलेंस शीट बनती है. ऊपर एसेट साइड और नीचे लाइबिलिटी साइड आपको नजर आ रही है. और मैंने आपको आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू व्हेन एवर यू हैव एडजस्टमेंट्स इन योर क्वेश्चन यू विल बी सॉल्विंग एडजस्टमेंट एज योर फर्स्ट स्टेप. तो आपने पहले एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस की आइटम्स को ट्रांसफर करना है. सो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था आज के काम का. आई एम वेरी होपफुल यू पीपल हैव now mentally prepared to solve this question. We are ready. Let's solve. पहली एडजस्टमेंट देखें. क्लोजिंग स्टॉक ये पुरानी है, पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं. दिस इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंस. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम वो परफॉर्मा भी पूरा कर लेते हैं. सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, फिर उसमें से रिटर्न करेंगे. और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पहला काम ओपनिंग स्टॉक है, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस को, लेस करेंगे हम रिटर्न आउट को, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को. और इसी क्लोजिंग स्टॉक की बात हम यहाँ कर रहे हैं. लुक एट दिस क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 105. ये मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से अच्छी तरह रीडिंग कर लें. 105,000 का क्लोजिंग स्टॉक है. यू आर गोइंग टू राइट इन फर्स्ट कॉलम क्योंकि इसने सब्सट्रैक्ट होना है. पहला काम तो आपने ये कर दिया. दूसरा इफेक्ट क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का, इट वुड बी रिटर्न इन करंट एसेट. और ये सेकंड कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसका प्लस माइनस नहीं है. सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट एडजस्टमेंट. सीजीएस में से लेस कर दी, एसेट साइड पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक को. नाउ लेट्स सी व्हाट सेकंड एडजस्टमेंट इज सेइंग. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है और ये इनडायरेक्ट साइड यानी नीचे वाली साइड पे आए, वहां पर आपने डेप्रिसिएशन मेंशन की. ऑन फर्नीचर है आई थिंक, दोबारा देख लेते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ही है और 10% है. ठीक है. सो यहां पर इसकी सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे. पहले फर्नीचर की अमाउंट देखने के लिए हम वापस ऊपर चलते हैं और ये देखें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स और अमाउंट है 90,000 की और उसका 10% लेने के लिए कहा जा रहा है. सो 90,000 फिर हम लेंगे उसका 10% और यहां पर 10% लेंगे. ऑलराइट. अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे. 90,000 was amount of asset और then we have taken 10% multiply by 10 divided by 100 करके डेप्रिसिएशन निकाल दी. फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हो गया. अब सेकंड इफेक्ट के लिए आप यहां पर फिक्स्ड एसेट पे आएंगे, फर्नीचर को मेंशन करेंगे, दैट वाज 90,000 का और 9,000 इसकी डेप्रिसिएशन आई थी, सब्सट्रैक्ट करेंगे. ये भी एडजस्टमेंट हमने पहले से रेडी करके रखी हुई थी. डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन करते हैं और एसेट में से माइनस करते हैं. जो आपके साथ सबसे पहला लेक्चर मैंने शेयर किया था ना एडजस्टमेंट का, आप प्लीज उस लेक्चर को दोबारा भी देख लीजिएगा, एडजस्टमेंट्स याद कर लीजिए. और व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, वी हैव 2 एडजस्टमेंट्स कंप्लीटेड. क्लोजिंग स्टॉक को
हमने लेस किया सीजीएस में से, एसेट साइड पे लिखा, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस साइड पे कैलकुलेट किया और एसेट में से माइनस कर दिया। थर्ड एडजस्टमेंट रेंट अनएक्सपायर्ड, यहां रुक के ना पहले इस दिमाग में अपना ये वर्ड डालें। सो योर वोकैबुलरी इज गोइंग टू बी इंक्रीज। रेंट अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड को प्रीपेड बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड को प्रीपेड बोलते हैं। बाकी के नाम भी हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट के लेक्चर के अंदर सीखे हुए थे। बहरहाल अब प्रीपेड को क्या करते हैं, लेस करके एसेट साइड पे लिखते हैं। चूंकि ये रेंट है, अब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे, वहां सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि वी आर रिलेटेड विद रेंट, और चूंकि ये अनएक्सपायर्ड है यानी एक्सपायर नहीं हुआ और उसको प्रीपेड बोलते हैं, मैं एहतियातन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब पहली बात, रेंट को ढूंढने जाते हैं ऊपर और आपके पास रेंट गुम गया है। ये सेकेंड लास्ट रेंट 24,000 है। सो यू आर गोइंग टू मेंशन ओवर हियर 24,000। अब ढूंढते हैं एडजस्टमेंट में प्रीपेड कितना है। लुक, अनएक्सपायर्ड 6,000। सो रेंट अनएक्सपायर्ड 6,000 की अमाउंट भी हमें मिल गई है, यहां मेंशन कर देते हैं, और प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड को माइनस करते हैं। 24,000 ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेंट, 6,000 प्रीपेड माइनस करके यहां लिख दिए। फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हो गया और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहां लिखते हैं, एसेट साइड पे। तो आप यहां पर बेहतर है असल वर्ड ही लिखें, अनएक्सपायर्ड, और दिस वाज रेंट, पता कर लेते हैं, हाँ जी, अनएक्सपायर्ड रेंट, और मैं एहतियातन यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं कि ये प्रीपेड रेंट है। ओके, और हाउ मच प्रीपेड रेंट, वो हमने 6,000 डिसाइड किया था, राइट डाउन ओवर हियर। नहीं जी, तीसरी एडजस्टमेंट भी हमारी कंप्लीट होगी। रेंट प्रीपेड को क्या करना था, माइनस करके एसेट साइड पे लिखना था, और हमने यहां पर देखें 24 में से माइनस करके यहां लिख दिया, और करंट एसेट साइड पर हमने मेंशन कर दिया। 3 एडजस्टमेंट्स कंप्लीटेड। नंबर 4 एडजस्टमेंट, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। याद है ना, नॉट रिसीव्ड येट, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, और कमीशन के लिए फिर आप ऑपरेटिंग इनकम में जाएंगे। यहां हमारे पास एक लाइन कम है, हम इस एक लाइन में इंक्रीज कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें हमारी साथ में कंप्लीट हो जाएं। सो पहले एक दफा एडजस्टमेंट आपको दिखा रहा हूं दोबारा। कमीशन अर्नड, अर्न का मतलब होता है कमाना, तो ये इनकम है, और नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आप यहां पर आएंगे और पहले लिखेंगे कमीशन और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन, और जो वर्ड यूज हुआ है वही वाला वर्ड हम यहां पे यूज कर लेते हैं। अनअर्नड लिखा जा सकता है, मैं ध्यान से आपके लिए यहां पे लिख भी देता हूं। अनअर्नड को आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। अब कमीशन ढूंढते हैं, क्वेश्चन में कितनी थी, ये लिखा हुआ है कमीशन अर्नड, और ये जा रहा है यहां पर 15,000 की कमीशन एक्चुअल अमाउंट थी, वो लिख देते हैं। अब जो एडजस्टमेंट में अमाउंट लिखी हुई है दैट इज 3,000, ये जो 3,000 है दैट इज रिलेटेड टू कमीशन, तो आप यहां पर 3,000 लिख दें। अब चूंकि आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कमीशन 15,000, 3,000 आउटस्टैंडिंग थी, उसको भी आपने ऐड करके यहां पर लिख दिया। फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट। आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और एसेट साइड पे लिखते हैं। सो यहां पर आप ये है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, या इसको आउटस्टैंडिंग इनकम के तौर पे आपने याद रखना है। और हाउ मच अमाउंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन था 3,000 का, सो हियर यू विल बी मेंशनिंग 3,000। सो दोनों इफेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। कमीशन में आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, यहां पे भी वही वर्ड लिखते हैं जो मेंशन है, अर्नड बट नॉट, ये लंबा हो जाएगा, चलिए ये लिख देते हैं, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। यहां पर अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये याद रखिएगा, उसको आउटस्टैंडिंग ही कहते हैं। और थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, आपने अर्न कर लिया था मगर रिसीव ही नहीं हुआ, इसका मतलब फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा।
तो अभी रिसीव नहीं हुआ, वो आप उर्दू वाली लाइन याद करें, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। एक दफा आपने ऐड कर दिया 15 और 3 18, और एक दफा आपने करंट एसेट्स के अंदर इसको मेंशन कर दिया। So guys, there were 4 adjustments and double effects of all 4 adjustments are completed. ये 4 adjustments थी, चारों ही कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है ये वाली साइड कंप्लीट हो गई है। अब एज यूजुअल हम यहां से आइटम्स को पिक करेंगे और अपनी अपनी जगह पे लिखेंगे। पहला जी कैश इन हैंड, वो करंट एसेट्स में जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कैश इन हैंड, और अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड है जी 15,000, तो 15,000 हम यहाँ लिख देते हैं। आफ्टर कैश इन हैंड वी हैव डेटर्स, ये डेटर्स भी करंट एसेट्स हैं। आज करंट एसेट्स ज्यादा हो रहे हैं, शायद जगह बनानी पड़े अगर एक भी आ गया। और सो अमाउंट ऑफ डेटर इज 42,500, मेंशन कर दें सेकंड कॉलम में क्योंकि प्लस माइनस नहीं होना। नेक्स्ट है जी फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑलरेडी रिटन, लुक एट हियर 90,000 का फर्नीचर पहले से लिखा हुआ है। देन वी हैव ओपनिंग स्टॉक 60,000, सो ये जगह हमने पहले से ही फिक्स की हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 60,000 लिख दें। उसके बाद गुडविल है। गुडविल का मतलब क्या होता है, जो आपका अच्छा नाम है, अच्छा फेम है। इसको एक नाम और याद कर ले, इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। इनटेंजिबल का मतलब है जिसको टच नहीं कर सकते। आप अगर फेमस हैं तो ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको टच कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग है, उसे तो टच किया जा सकता है, वो टेंजिबल एसेट है। फर्नीचर है, टच किया जा सकता है, वो टेंजिबल एसेट है। लेकिन गुडविल जो आपका अच्छा नाम है उसको टच नहीं किया जा सकता, ये इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन है ये एसेट। गुडविल 60,000 फिक्स्ड एसेट्स में जाएं, गुडविल को आप यहां मेंशन कर दें। अच्छा, अभी आप अपनी तरफ से समझें कि गुडविल को मैंने फिक्स्ड एसेट में क्यों लिखा, और मुझे कमेंट्स में बताएं। गुडविल 60,000 है, हमने इसको करंट एसेट में क्यों नहीं लिखा, हमने इसको फिक्स्ड एसेट में क्यों लिखा है, ये कमेंट में आपने मुझे बताना है, और फिर अगर कोई करेक्शन की जरूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगा। सो गुडविल 60,000, ओपनिंग स्टॉक भी 60,000। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां अगेन हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है ये पिछले साल की डेप्रिसिएशन है, जो एक्यूमुलेट यानी जमा होके अब आ गई है हमारे पास। फर्नीचर और फिक्सचर की 9,000 की डेप्रिसिएशन है। अब आपने ध्यान से इस बात को फॉलो अप करना है कि चाहे नई डेप्रिसिएशन है चाहे पुरानी डेप्रिसिएशन है, दोनों सूरतों में आपने उसको करना माइनस ही है। सो इसका मतलब है कि एक डेप्रिसिएशन यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, ये है न्यू वाली, और दूसरी जो डेप्रिसिएशन है वो है एक्यूमुलेटेड। और मैं साथ में मेंशन भी कर देता हूं कि ये जो एक्यूमुलेटेड होती है ये पुरानी डेप्रिसिएशन होती है। बहरहाल ओल्ड है या न्यू है, डेप्रिसिएशन लेस ही होगी, और वो है 9,000। सो यहाँ न्यू भी 9,000 और ओल्ड भी 9,000। अब आप क्या करेंगे, जो असल एसेट की वैल्यू है उसमें पुरानी डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे और न्यू डेप्रिसिएशन भी आप माइनस करके लिखेंगे। ले जी, हम कहां तक पहुंच गए, गुडविल भी होगी, एक्यूमुलेटेड भी होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां फिर रुकना पड़ेगा आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपके बैंक में पैसे मौजूद नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके बैंक में पैसे मौजूद नहीं है मगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो आप बैंक मैनेजर को कॉल करके कहते हैं कि काइंडली आप जो पैसे अभी मेरे अकाउंट में नहीं है, तो प्लीज पे सम अमाउंट टू माय क्लाइंट और कस्टमर और चेक होल्डर, आई विल रीपे दिस अमाउंट आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके बैंक में पैसे नहीं है, अब आपको पैसे भी चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने बैंक मैनेजर को कि मेरा क्लाइंट या कस्टमर जो चेक लेकर आया है, हालांकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप उसको पैसे दे दें। अच्छा, ये आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रेंज हो जाएगी सिचुएशन। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही ना हो और आप मैनेजर को कॉल करके उससे पैसे दिलवा दें। तो ये हर एक के साथ नहीं होता, बल्कि वो लोग जो बैंक के अच्छे कस्टमर हैं, कॉन्टिन्यूटी उनमें है, ज्यादा सारे फंड्स वो बैंक में जमा करवाते हैं, तो समटाइम बैंक कैन गिव फेवर टू सच कस्टमर। So what will happen if amount is not present in your bank account and you are requesting your bank manager to pay temporarily to your customer? तो बैंक मैनेजर आपके अच्छे पास्ट हिस्ट्री को सामने रखते हुए बाज़-औक़ात वो पैसे दे देता है, मगर ऑब्वियसली इट्स लोन फॉर यू, यू विल हैव टू रिटर्न इट बैक। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लोन की सूरत में आपके पास आएगा, उसको आप लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे।
अब जो इतनी लंबी मैंने स्टोरी सुनाई है ना, इसका फायदा ये होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे, भूले ना। 27,500 वी आर गोइंग टू राइट ऑन लाइबिलिटी साइड। अच्छा, बात का ऐसा होता है जब मैं अमाउंट लिख रहा हूं ना, तो समटाइम्स वन जीरो कैन बी स्किप्ड और समटाइम्स वन एक्स्ट्रा अमाउंट कुड बी रिटन। 27,500 लिखना था, अभी मैं लिख रहा था 27,000, सो सडनली माय माइंड हैड गिवन अ क्लिक दैट इट्स नॉट 27,000, इट्स 27,500। तो बाज़ का ऐसा हो जाता है, लेकिन आपने पेपर में ऐसी ही मिस्टेक्स को अपने काबू में रखना। ओके जी, बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500 हो गया। देन वी हैव अर्शद्स कैपिटल 95,000 का कैपिटल की जगह हमने फिक्स लाइबिलिटीज में रखी हुई है, यहां पे लिखेंगे कैपिटल और इसको फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है क्योंकि इसके अंदर नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड होते हैं। ओके जी, कैपिटल की अमाउंट है 95,000। सो यहां आप मेंशन कर दें 95,000 का कैपिटल। So what we are going to do, we are picking single item from here and writing to their respective places. कैपिटल हो गया, आगे जी लोन लिखा हुआ है, मोर्टगेज लोन, गिरवी को बोलते हैं मोर्टगेज। तो मोर्टगेज लोन इज 60,000, अगेन इट्स योर लाइबिलिटी, मगर आप इसको फिक्स लाइबिलिटी लिखेंगे। अब आपने मुझे ये भी बताना है कि मोर्टगेज लोन या गिरवी रख के कुछ कर्जा लिया बैंक से, उसको फिक्स्ड लाइबिलिटी के अंदर क्यों लिखा? फिक्स लाइबिलिटी होती है जो लंबे अरसे के लिए, तो क्यों लिखा हमने इसको फिक्स लाइबिलिटी में, ये भी आपने मुझे बताना है। मैंने दो बातें आपके जिम्मे कर दी हैं, वो दोनों बातों का आंसर मुझे कमेंट्स में देना है आपने। सो मोर्टगेज लोन हो गया, सेल रिटर्न, सेल लेस रिटर्न। अभी मैं हैरान हो रहा था कि सेल रिटर्न की अमाउंट इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। ओके, लिखा हुआ है सेल्स लेस रिटर्न। अब मैं आपको ये बात समझाऊंगा। इधर हम लिखते हैं सेल्स यहां पर, देन वी वर राइटिंग रिटर्न इन ओवर हियर, एंड आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग रिटर्न इन फ्रॉम सेल वी फाइनली राइट अमाउंट ओवर हियर। तो रिटर्न इन इधर लिखते हैं, सेल इधर लिखते हैं, रिटर्न इनको सेल में से माइनस करके यहां लिखते हैं। मगर इसने हमारे लिए आसान कर दिया कि सेल में से रिटर्न ऑलरेडी लेस करके लिखते हैं, 2,32,500 की। सो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही 2,32,500 बाहर लिख दें। इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास ना तो सेल्स अवेलेबल है, यहां पर ना सेल्स अवेलेबल है और ना ही यहां पर रिटर्न्स अवेलेबल है, बल्कि फाइनल अमाउंट सेल रिटर्न की गिवन है। चलें जी, हमारे पास सेल रिटर्न, सेल लेस रिटर्न भी कंप्लीट हो गया। आगे जी, कमीशन अर्न 15,000 रुपया, ये पहले ही हमने कर लिया हुआ है। लुक एट हियर, 15,000 ऑपरेटिंग इनकम में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। देन वी हैव परचेज लेस रिटर्न, ये भी हमारा फैसला हो गया। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, देखें, वी यूजुअली राइट परचेज एंड देन वी राइट रिटर्न्स। तो इसने दोनों की अमाउंट को लेस करके आपको बता दिया हुआ है। इसका मतलब है परचेज लेस रिटर्न 145,000, आप डायरेक्ट यहां पर लिख दें 145,000, और रिटर्न आउट यहां पर है ही नहीं क्योंकि माइनस करके उसने खुद ही लिखकर बता दिया। नहीं जी, परचेज लेस रिटर्न हो गया। आगे रेंट 24,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो आप यहां पर आएंगे। अच्छा, 24,000 ऑलरेडी रिटर्न है। अभी देखें, अभी होने लगा था ना, जो एडजस्टमेंट में देखें यहाँ पे रेंट लिखा हुआ था, वही रेंट यहाँ पे है, वो हम पहले लिख चुके हैं 24,000। सो आपने रिपीट नहीं होने देना, रेंट इज ऑलरेडी मेंशन 24,000। नेक्स्ट है जी मिसलीनियस एक्सपेंसेस। मिसलीनियस का क्या मतलब है? छोटे मोटे एक्सपेंस, उनको बोलते हैं मिसलीनियस। 2500 का ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सो आप यहां पर मिसलीनियस एक्सपेंसेस, कोशिश आपने ये करनी है कोई भी चीज एब्रीवेशन में ना लिखें, लेकिन चूंकि उसी ने एब्रीवेशन लिखी हुई है तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने खुद से नहीं लिखनी। मिसलीनियस एक्सपेंसेस सेकंड कॉलम यूज करेंगे और अमाउंट ऑफ मिसलीनियस एक्सपेंसेस है 2500। सो 2500 आप यहां पर मेंशन कर दें। अच्छा जी, what had happened? There were 4 adjustment, double effect completed, and whatever was present over here, that's also completed. अब हम फ्री हैं, हम यहाँ पर अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, क्वाइट सरप्राइजिंगली डायरेक्ट एक्सपेंस आए ही नहीं है यहाँ पे, तो पहले सीजीएस का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है। इसका मतलब है हम डायरेक्ट ही पूरी क्लोजिंग स्टॉक
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट होके हमारे पास आई, क्योंकि है ही 1 लाख था, वो लाख कॉस्ट हो गई, 232 आपने कमाया, 1 लाख लगाया तो 1,32,500 आप प्रॉफिट है, इसलिए आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे इट इज योर प्रॉफिट। अब साथ में हमने आंसर भी चेक करना है बुक का, 1,32,500 हमारा है। नाउ हियर योर आंसर इज 1,32,500, ये लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 1,32,500। सो इसका मतलब है 4 में से एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमने प्रोसीजर चलाना है नेट प्रॉफिट के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कंप्लीट करते हैं। देयर आर 3 एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम है, एक ही चीज है, 18,000 यहां लिख दिया। और फिर हमारे पास अदर एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, 0 लिख दिया। अदर इनकम भी नहीं है, 0 लिख दिया। और आपके पास अब हम नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। ले जी, ये 4 हिस्सों की नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपने करनी है। और कैसे कैलकुलेशंस आपकी स्टार्ट होंगी, यहां पर 2 चीजों का ध्यान रखना है आपने। ये देखें, सबसे पहले तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट को पिक करना है, वो सबसे ऊपर, ये ग्रॉस प्रॉफिट 1,32,500। अब ध्यान से देखें, 1 2 3 4 चीजें नीचे लिखी हैं, कुछ को ऐड कुछ को लेस। सबसे पहले तो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है, तो ये 29,500 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो गए। उसके बाद आपने ऐड करना है ऑपरेटिंग इनकम को, फिर आपने माइनस करना है, दोबारा करना पड़ेगा। ओके, सो 1,32,500 का ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें आपने लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के टोटल को, जो कि 29,500 है। फिर आपने ऐड करना है इनकम को, लेस करना है अदर एक्सपेंसेस को, और ऐड करना है अदर इनकम को। अच्छा, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 0 0 है, तो इसको हम स्किप क्यों नहीं कर देते? आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि ये कहीं मिस ना हो जाए आपसे, इसलिए लिख रहा हूं। ओके गाइस, सो इसका मतलब है, मैं इसको ना थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूं आपको। देखें, ये था ग्रॉस प्रॉफिट, इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया, अदर एक्सपेंस को माइनस किया, अदर इनकम को ऐड किया। सो 1,32 में 29,500 को माइनस, 18,000 को प्लस, तो फिर हमारे पास 1,21,000 फाइनल आंसर आ गया, जो कि प्लस में है। सो व्हाट डज दैट मीन? ये आपका नेट प्रॉफिट है, क्योंकि ये प्लस में आंसर आपके पास आ रहा है। और वैसे भी आप नजरों से भी देख सकते हैं, अगर आप गौर करें तो आपका प्रॉफिट है 1,32,500, और ये 29,000 और 18,000 जाहिर है उससे कम है, मतलब खर्चा कम हुआ है और प्रॉफिट इसी वजह से है कि कमाया ज्यादा है और खर्चा कम। 1,21,000 चेक करते हैं, यहां पर आप देखें आंसर आपके पास अवेलेबल है। सो नेट प्रॉफिट 1,21,000, मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में यहां मेंशन भी किया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट 1,21,000 यहां पर कंप्लीट हुआ हमारा। ओके, 4 में से 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप आना तो चाहिए एसेट साइड पे, लेकिन आपने हमेशा जैसे ही आंसर निकले तो लायबिलिटी साइड पे आना है। चूंकि नेट प्रॉफिट निकला है तो आपने वही नेट प्रॉफिट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, और इस जगह पर ऐड नेट प्रॉफिट की हेडिंग दें। और वो नेट प्रॉफिट कौन सा था जो अभी आपने कैलकुलेट किया है? ये वाला जो लेफ्ट पेज के नीचे वाले पार्ट का आंसर है 1,21,000 के, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। फिक्स लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं पहले। यहां पर 2 फिक्स लाइबिलिटीज हमें नजर आ रही हैं, एक 6,000 का मोर्गेज लोन और कैपिटल, यहां का टोटल हो गया। करंट लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है 27,500 की, रिजर्व्स इस क्वेश्चन में नहीं थे, और इस तरह से हमने टोटल कंप्लीट कर लिया। ये आपके पास टोटल आया लाइबिलिटी साइड का। ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी है, आंसर चेक कर लें, बैलेंस शीट 303,500, लाइबिलिटी साइड भी कंप्लीट होगी। सो आउट ऑफ 4 3 पार्ट्स आर कंप्लीटेड। अब हम आते हैं यहां पर एसेट साइड पे।
दो एसेट्स हैं आपके, दोनों को प्लस कर लें फिक्स्ड एसेट्स को, तो ये फिक्स्ड एसेट का टोटल आ गया। 4 5 हमारे पास करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स को टोटल कर लें तो करंट एसेट का टोटल आ गया। और इसके बाद चूंकि इन्वेस्टमेंट नहीं थी तो जीरो लिखा। 303 500 एसेट साइड पे, 303 500 लाइबिलिटी साइड पे, दोनों बैलेंस शीट भी बराबर आ गई हैं और आंसर भी इक्वल आ गया। सो गाइस दिस वाज योर क्वेश्चन, और आई एम वेरी श्योर एंड होपफुल आप में से कुछ लोगों ने जी लगाकर अच्छी तरह से इसको समझा होगा। ये 4 पार्ट्स थे और 4 ही एडजस्टमेंट्स थी जिनको हमने फॉलो अप किया और चारों एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करके क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब आपसे रिक्वेस्ट यही है, जैसे मैं हर दफा करता हूं, कि प्लीज रिपीट एंड रिवाइज दिस क्वेश्चन फॉर 3-4 टाइम्स, और फिर अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बताइए, मैं फिर दोबारा बता दूंगा, चाहे आप मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें या कमेंट कर दें, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी सोर्स लगाना पड़े। सो प्लीज प्रैक्टिस इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।